हेलो बच्चा बड्डी। आज बच्चों आप लोगों के लिए रोटेशनल मोशन के दो जेई एडवांस प्रॉब्लम्स में लेके आया हूँ। एक आप लोगों ने सुना होगा जान कालडा, आई मीन जान निकालडा, है ना, जान निकलती है जिसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। बच्चों ऐसे दो क्वेश्चंस बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, आज के बहुत सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रोटेशनल मोशन के। तो क्या है क्वेश्चन बच्चों, करना स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो देखना एंड तक, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ वेटलेस रॉड इज 2L। सो यहाँ पे एक वेटलेस रॉड है बच्चों जिसकी लेंथ 2L है। अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m इज फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू L फ्रॉम इट्स अपर एंड। द रॉड रेस्ट व्हेन इट्स वन एंड the rod rests with its one end against the wall and the other against the floor. So एक यहाँ पे फ्लोर पे बच्चों, दूसरा वाला दीवार है, ये दीवार और ये फ्लोर हो गया। The end that rests on the floor is being moved with a constant velocity v away from the wall. Find the force with which the sphere affect the rod at movement when the angle between the wall and the rod is 45 degree. What is the answer if x is not equal to L? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम तो किसी भी x के लिए फाइंड कर लेंगे, मतलब ना किसी भी x डिस्टेंस पे यहाँ पे एक आपने पार्टिकल अटैच कर दिया। रॉड का कोई मास नहीं था बच्चों, ठीक है, रॉड का कोई मास नहीं था। फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोला है क्या इन्होंने? नो, नथिंग इज सेड अबाउट द फ्रिक्शन एज वेल। ओके, इन्होंने फ्रिक्शन के बारे में भी कुछ नहीं बोला है। ठीक है भाई, यही यही है ना बच्चों क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो चलो भाई करना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी फ्रिक्शन की मतलब हमें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ना क्या जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी है जो इस रॉड को मूव करा रहे हैं, बिकॉज दे आर सेइंग कि दिस एंड इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो यहाँ पे बच्चों बहुत सारी कहानी बन रही है, ठीक है। तो बेसिकली रॉड और इस पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा ना, दे आर इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही अमेजिंग मेथड है। क्या मेथड है बच्चों? ये वाला जो एंड है ना, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज कांस्टेंट। एक काम करते हैं, अपना फ्रेम चेंज कर देते हैं, ऑब्जर्वर हम इसी को ले लेते हैं। माई ऑब्जर्वर इज दिस पॉइंट। ये मेथड बहुत शानदार है इसका ना, इसको करने का। तो मैंने ऑब्जर्वर इसी को ले लिया, तो ये पॉइंट एक तरीके से फिक्स हो गया। क्या कहीं पे मुझे कोई शूडो फोर्स लगाने पड़ेंगे? नहीं, कोई शूडो फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर बच्चों हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो हमने जो एक ऑब्जर्वर चूज किया वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये पॉइंट फिक्स हो गया, तो ये रॉड सिर्फ रोटेट कर सकती है। इसके अबाउट दीवार अब मुझे पीछे जाती दिखेगी बच्चों, ये ध्यान रखना। आप बोलोगे सब दीवार कैसे चला दी? भाई इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दीवार चल रही होगी, सोचो इसके बारे में, सोचो जरा सोचो, है ना, दीवार पीछे चल रही होगी, ठीक है। तो ओमेगा आएगा बच्चों, इसका आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। पूरी रॉड इस वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन कर रही होगी, है ना, किसी पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन पता करना है। अल्फा भी आएगा, आना चाहिए। mg वगैरह लग रहे होंगे ना इधर, ऐसे mg लग रहा है इधर, इधर नॉर्मल भी लग रहा होगा। What about the friction? I don't know. Friction will be there or not because nothing is given about that ना। So इन्होंने कुछ बोला भी नहीं है, ठीक है। तो अभी तो मैं इग्नोर नहीं करना चाहता। देखो ऐसा नहीं मुझे कोई क्वेश्चन मतलब मैं रट्टा मार रहा हूँ ना, लाइक मुझे नहीं पता ना यहाँ पे फ्रिक्शन है या नहीं है ना, दे विल थिंक अबाउट दैट कि फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट जो है क्लियर है कि यहाँ पे जो इसकी जो वेलोसिटी आएगी ना इस वाले एंड की, वो ऐसे आएगी ओमेगा इन 12, वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। सो जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो ओमेगा इंटू 2L के बराबर आएगी, है ना। और ओमेगा इंटू 2L का जो इधर वाला कंपोनेंट आना चाहिए ना, इधर वाला, ये अल्फा के बराबर दे रखा है ना ये एंगल, तो अल्फा 45 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला 45 डिग्री के बराबर होगा। तो अल्फा, तो ये जो ओमेगा इंटू 2L इंटू कॉस 45 जो है ना बच्चों, ये v के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। तो अलोंग दी कॉमन नॉर्मल दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट लगा दी मैंने, ठीक है। ये एक कंडीशन है। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास v डिवाइडेड बाई √2L के बराबर आ जाएगी। एक तो मेरे को ये पता लग गया, ये वाली बात क्लियर है भाई। एक मेरे को ये पता लग गया कि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये आ रही होगी, ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, दीवार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो इस वाले पॉइंट का इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता। दीवार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है ना, क्योंकि ये ऑब्जर्वर हमारा कांस्टेंट से जा रहा था, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट आएगी। तो यहाँ पे कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन भी नहीं आना चाहिए। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। इधर आ सकता है ना, इधर नहीं आना चाहिए, इधर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं चाहिए। तो अब एक्सेलरेशन इस वाले पॉइंट के होंगे क्या क्या? एक तो बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इसका, और एक मान लो टेंजेंशियल होगा, है ना।
अल्फा अगर होगा तो टेंजेंशियल भी होगा, अल्फा मानना ही पड़ेगा अपन को, मजबूरी है, क्योंकि इसके पास जो है ना इधर की तरफ क्या क्या आ रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा होगा इसके पास, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L, तो ये आ जाएगा बच्चों वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल के बराबर, ये आ गया बच्चों इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी अल्फा इंटू 2L, और इन दोनों का इधर वाला कंपोनेंट बच्चों जीरो होना चाहिए, मतलब इधर वाला दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाने चाहिए एक दूसरे के साथ, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल कॉस 45 ये बराबर होना चाहिए बच्चों अल्फा इंटू 2L, अल्फा इंटू 2L इंटू कॉस 45 के। अच्छा, एंगल 45 लेके बड़ा आसान कर दिया इन्होंने गेम को ना, तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास अल्फा इंटू एल की जो वैल्यू आ गई ना, वो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L के बराबर आ गई। चलो ये भी मतलब एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें पता लग गई यहाँ से, ठीक है। अब अगर मैं वैसे तो उन्होंने x की वैल्यू l के बराबर दे रखी थी, मैं तो x लेके चल रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कि 2L माइनस का x के बराबर हो जाएगी, 2L माइनस का x, क्योंकि ये पूरी रॉड 2L लेंथ की है, ये डिस्टेंस x के बराबर है, तो ये 2L माइनस का x के बराबर हो जाएगी। अब इस मास के एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं, तो एक तो इसका अल्फा इंटू 2L माइनस एक्स आएगा, एक सेंट्रीपिटल आएगा, ठीक है। लकीली हो क्या रहा है कि जो सेंट्रीपिटल आएगा ना वो ओमेगा स्क्वायर 2L माइनस का x के बराबर आएगा, और ये अल्फा 2L माइनस का x के बराबर आएगा। जब आप इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करोगे ना बच्चों, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो जब हमने देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L आ रहा था और यहाँ अल्फा इंटू 2L आ रहा था, यहाँ ओमेगा स्क्वायर इंटू लेंथ चेंज हो गई है, तो अल्फा में भी तो वही सेम लेंथ चेंज हुई है, तो इन दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इस मास का कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, इसका सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन आएगा। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन जी नहीं आ रहा है, मतलब रॉड ऑब्वियसली इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगा रही है, अगर रॉड कोई फोर्स नहीं लगा रही होती तो इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होता, ठीक है, क्योंकि इसका मास m है और mg फोर्स लग रहा होता है, उसकी वजह से g एक्सेलरेशन आना चाहिए था, लेकिन g नहीं आ रहा है, कुछ और आएगा। तो इसका जो मास का जो एक्सेलरेशन आएगा ना मास का, वो आएगा अल्फा इंटू 2L माइनस का x कॉस 45 विच इज 1/√2, ठीक है, प्लस का ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L माइनस का x कॉस 45 विच इज 1/√2, ठीक है। ये इसका नेट एक्सेलरेशन आ गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब बस हम क्या करेंगे, तो ये रॉड बेसिकली रॉड और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ना पार्टिकल के बीच में, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स इनके बीच में नहीं लग रहा होगा। अच्छा, अल्फा इंटू एल की वैल्यू जो है ना बच्चों मेरे को पता है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू एल की वैल्यू मेरे को पता है यहाँ पे ना, तो ये कुछ वी स्क्वायर बाई 2L और ये अल्फा इंटू एल, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू में यहाँ पे कम करता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो एक्सेलरेशन बच जाएगा बच्चों मेरे पास वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L स्क्वायर, 2L माइनस का x डिवाइडेड बाई √2, ठीक है, प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू v बाई √2L है, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L स्क्वायर, 2L माइनस का x डिवाइडेड बाई √2। सो ये बन गया बच्चों हमारे पास नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू जब देखो दोनों टर्म बराबर ही आ रहे हैं तो ऐड कर देते हैं, तो वी स्क्वायर 2L माइनस का x डिवाइड बाई √2 L स्क्वायर, ये बन गया बच्चों हमारे पास नेट एक्सेलरेशन। तो बस अब मैं कहूंगा कि रॉड और उसके बीच में मान लो एक फोर्स लगा रहा हो, तो पार्टिकल पे मैंने ऊपर की तरफ मान लिया फोर्स, तो पार्टिकल पे मैंने कहा कि F फोर्स लग रहा होगा रॉड के द्वारा, तो रॉड पे बच्चों F फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा पार्टिकल पे mg माइनस का F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो F की वैल्यू आ जाएगी बच्चों m g माइनस का a विच इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 L स्क्वायर 2L माइनस का x, दिस विल बी द आंसर। और अब इसमें आप x की वैल्यू L पुट कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट। सो एम जी माइनस का वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 L स्क्वायर 2L माइनस का x, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मजेदार था बच्चों, इसमें देखो बहुत सारी चीजें, वेज कंस्ट्रेंट और फ्रेम चेंज करने वाली कहानी बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, है ना। तो अगर बच्चों जब भी कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के बारे में बोल दिया जाए ना कि मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके अबाउट करना मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है। अगले वाले पे आ जाते हैं बच्चों, जेईई एडवांस का एक और क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए। ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर with a horizontal axis a plank is placed whose length is L and the thickness is H। so इसकी जो thickness है ना बच्चों ये H के बराबर दे रखी है, ठीक है।
फॉर विच रेडियस आर ऑफ द सिलेंडर द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द प्लैंक इज स्टेबल। सो सिलेंडर की जो रेडियस है ना बच्चों, उसकी किस वैल्यू के लिए ये जो पोजीशन है ना बच्चों, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। मतलब अगर आप इसको थोड़ा बहुत घुमा के छोड़ दो ना तो ये वापस आ जाए। दे आर आस्किंग दैट। मजेदार क्वेश्चन। हाँ भाई, how do we solve this kind of question? So basically there should be either restoring force or restoring torque, then only the equilibrium position is maintained, है ना। सो क्या करेंगे बच्चों इस वाले केस में? तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा ये वाला, कि जब देखो भाई ये यहाँ पे होगा ना तो इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों यहाँ होगा, ये ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया और ये ऐसे होगा पहले, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, टिल्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको वो डबल लाइन नहीं बना रहा, बना देता हूँ। लो पेस्ट कर दो भाई। ओ सो मेनी लाइन्स आर देयर। तुम आओ इधर आओ। ओके, ऐसे बना दी बच्चों मैंने यहाँ पे इसको। तो जब ये ऐसे घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, है ना, यहाँ पे टच कर रहा होगा ये वाला ना, ये वाला एंड यहाँ पे टच कर रहा होगा। अब इसका सेंटर यहाँ, सेंटर भी तो उठ जाएगा, है ना। पहले वो सेंटर यहाँ पे था, ये इसलिए मैं इसका दोबारा वो लाइन नहीं बनाना चाहता था। रुको, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, थोड़ी चौड़ा है ना ये, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो सेंटर भी तो घूम के बच्चों को यहाँ अलग पहुँच जाएगा, यहाँ पे इधर की तरफ आ जाएगा, है ना, और रहेगा वो बीचों बीच में ही। तो इस पॉइंट के इधर पहुँच जाएगा सेंटर यहाँ पे, और ये h/2 के बराबर रहेगी, नहीं रहेगी हाइट। अरे भाई, जो ये इसकी जो भी थिकनेस है, इसका सेंटर तो बीच में रहने वाला है ना, इस मिड पॉइंट के ऊपर h/2 हाइट पे रहने वाला है ना सेंटर, तो है ना। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ये h/2 के बराबर हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर होगा। ये जो येलो वाली लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री होगा और यहाँ पे टच कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसका सेंटर मतलब जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये वाला यहाँ पे, अगर mg सेंटर, mg तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा हो, अगर mg मान लो इधर निकल गया तो तुम्हें पता है इस पॉइंट का वो टॉर्क किधर आएगा, ऐसा आएगा और इधर गिर जाएगा। अगर mg जस्ट इसी से पास हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई टॉर्क नहीं आएगा, यहीं रुक जाएगा। mg यहां से पास होना चाहिए, तो इस पॉइंट का जब तुम टॉर्क लिखोगे ना तो ऐसा टॉर्क आएगा, मतलब ये वापस इसको ले आएगा इधर, थोड़ा सा घुमाने पे वापस सीधा हो जाएगा ये। ये वाली मजेदार बात समझ भाई। तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट, कि ये जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की और जो पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की और पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो ये डिस्टेंस है, ये छोटा सा जो ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये तो h/2 हो गई, ये हो गया, मतलब ना छोटा सा पार्ट। अब पॉइंट ऑफ नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। तो मैं ये कह रहा हूँ mg जो है ना इस नए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, मतलब mg वाली जो वर्टिकल वाली लाइन है ना वो यहाँ रहनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, मान लो ये थीटा घुमाया है आपने ना यहाँ पे, सो ये थीटा घुमा है, ये ना, ये एंगल थीटा के बराबर है। तो तुम समझ रहे हो, ये ऊपर आ जाएगा, सो वो तो रिजिड बॉडी है ना, तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर ऑफ मास वाली लाइन ऐसे थी, तो ये घूमा, तो जितना ये घूमा होगा उतना ही वो घूमा होगा, तो ये एंगल थीटा के बराबर होगा। और ये लेंथ बच्चों r इंटू थीटा के बराबर होगी। ये जो डिस्टेंस है ये वाली जो है, ये तो इसका जो आर्क होगा वही यहाँ पे ये लेंथ होगी, है ना। तो r इंटू थीटा के बराबर होगा, ये एंगल थीटा के बराबर होगा। अब बस मुझे ये चाहिए कि जो r थीटा है ना, जो r इंटू थीटा है वो छोटा होना चाहिए h/2 टेन थीटा से। और थीटा बच्चों ऑब्वियस सी बात है स्मॉल होगा, है ना, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू थीटा। h बड़ा होना चाहिए बच्चों 2r से। कुछ गड़बड़ उल्टा लिख दिया क्या मैंने कंडीशन को, r इंटू थीटा
एच वाई टू गलत कर दिया ना मैंने। बेसिकली ये जो डिस्टेंस है इस एम जी वाली लाइन की जो डिस्टेंस है ये, दैट इज एच वाई टू टेन थीटा, दैट शुड बी लेस देन आर थीटा। आर थीटा इज दिस डिस्टेंस, नया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आ रहा है ना, तो आर थीटा से ये डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए, तभी तो ये एम जी इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चा हमारे पास ये रिलेशन नहीं आएगा, हमारा रिलेशन जो आता है दैट कम्स आउट टू बी दिस कि h इज लेस देन 2r। ठीक है, अच्छा मैं अब तुम्हें वो वाली बात समझाता हूँ कि मैंने इसको r इंटू थीटा कैसे लिखा। अब देखो समझना है इस चीज़ को ना, अगले पेज पे चलते हैं। अभी ये वाला पॉइंट कॉन्टैक्ट में, थोड़ी देर बाद जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आएगा ना बच्चों, ये वाला, तो ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ इस आर्क की लेंथ के बराबर होगी। सो इफ दिस आर्क लेंथ इज दिस एंगल इज थीटा, दिस लेंथ विल बी आर थीटा। क्योंकि अब स्लिपिंग तो हो नहीं रही है, धीरे धीरे जैसे अभी पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा, तो ये जब यहाँ आएगा ना, तो इसकी लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है। समझ में आया? और सेंटर ऑफ मास हमारा इसके ऊपर था, तो जब ये यहाँ पे टच कर रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास जो है, जो पहले h/2 हाइट पे था, जब ये पॉइंट कांटेक्ट में था, तो जब आप इसको थोड़ा तिरछा कर दोगे तो ये लाइन भी तो तिरछी होगी। तो जितना जितना आप इधर जा रहे हो ना, उतना ही रॉड नीचे आ रही है। देखो इस जगह पर रॉड ऐसे टच कर रही होगी, तो ये एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल से, ये वाला एंगल। तो हमें पता है कि ये लाइन एक्सटेंड कर दो यहाँ पे, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये टेंजेंट है तो 90, तो ये एंगल थीटा के बराबर आ जाएगा। तो रॉड भी तो थीटा एंगल रोटेट कर रही है। तो ये रिजिड बॉडी का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, वो वाला फंडा लग गया ना। तो जैसे ये लाइन थी, तो जब ये पूरी रॉड जो है थीटा एंगल इधर रोटेट करी, तो ये लाइन भी तो थीटा एंगल रोटेट करेगी। तो जब ये पूरा अरेंजमेंट ऐसे थीटा एंगल रोटेट करेगा ना, तो जो मिड पॉइंट था ना, ये वर्टिकल के साथ, पहले वर्टिकल था, ये सेंटर मास वर्टिकल वाली लाइन पे था इस मिड पॉइंट के, ये भी तो थीटा एंगल रोटेट कर जाएगा जब पूरी रॉड थीटा एंगल रोटेट कर गई है, इसलिए यहाँ पे आ गया। तो इसलिए अब एम जी ऐसे लग रहा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा, ये जो लेंथ है ना वो ये h/2, ये h/2 टेन थीटा हो गई। h/2 टेन थीटा इस r थीटा से छोटा होना चाहिए, तो r थीटा बड़ा होना चाहिए h/2 टेन थीटा से। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे। थीटा स्मॉल है ना, मजेदार क्वेश्चन बोला था मैंने तुम्हें। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये। 2 क्वेश्चन कराए बच्चों मैंने आज आपको, जॉन कार्डा बुक के, रोटेशनल मोशन के। और उम्मीद यही करता हूँ कि आप इस चैनल को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। धीरे धीरे आपका जो ज्ञान वृद्धि कर देगा ना ये चैनल, वो अलग ही लेवल पे ले जाके कर देगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।